दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने को लेकर एक सहमति बनाई है। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इस आर्थिक कॉरिडोर के रास्ते में तुर्की भी आता है, लेकिन उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। सहमति के 2 दिन बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने उन्हें शामिल न किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि उनके बिना यह कॉरिडोर नहीं हो सकता है। दुनिया के नक्शे पर तुर्की एक ऐसा लिंक है जो पश्चिम को पूर्व से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में तो कुछ एशिया में आता है। न सिर्फ व्यापार की नजर से तुर्की मजबूत स्थिति में है, बल्कि उसका मध्य पूर्व में भी अच्छा दबदबा है। वह नेटो का सदस्य देश है। फिर ऐसी क्या वजह है कि उसे इस आर्थिक कॉरिडोर से दूर रखा गया है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर काम कब शुरू होगा? कौन देश कितना पैसा लगाएंगे? रूट क्या होगा? इसे लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर होंगे। एक पूर्वी कॉरिडोर होगा जो भारत को खाड़ी देशों के साथ जोड़ेगा और दूसरा उत्तरी कॉरिडोर होगा जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा, और इस प्रक्रिया में सड़क, समुद्री और रेल मार्ग विकसित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट का उद्देश्य शिपिंग टाइम और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना और भारत से लेकर यूरोप तक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस आर्थिक कॉरिडोर की मदद से सामान मुंबई के पोर्ट से समुद्र के जरिए सबसे पहले दुबई के जेबेल अली पोर्ट पहुंचेगा और वहां से सड़क या ट्रेन की मदद से सऊदी अरब में दाखिल होगा। सऊदी अरब में सड़क या ट्रेन के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सामान को इसराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जो आगे ग्रीस के प्रेयस पोर्ट होते हुए यूरोप में दाखिल होगा। अगर वर्तमान की बात करें तो मुंबई से यूरोप सामान लेकर जाने वाला समुद्री जहाज अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी, लाल सागर और फिर स्वेज नहर से निकलते हुए भूमध्य सागर में दाखिल होते हैं और वहां से यूरोपीय देशों का सफर तय करते हैं। प्रोजेक्ट में शामिल न रहने से होने वाले आर्थिक नुकसान के अलावा तुर्की की कुछ और चिंताएं भी हैं। इस आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अमेरिका को फॉर फ्रंट में देखा जा रहा है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI के सामने एक विकल्प के तौर पर बनाने की बात हो रही है। यह बात उन देशों को ज्यादा परेशान कर रही है जिनके चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसमें ईरान, तुर्की और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। भूमध्य सागर में तुर्की का दबदबा है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा फ्रंट उस इलाके में खुले और उसकी स्ट्रेटेजिक स्थिति कमजोर हो। उसे डर है कि यह आर्थिक कॉरिडोर न रहकर जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका मध्य पूर्व से अपने आप को पीछे नहीं खींच रहा है और वह इस इलाके में बने रहना चाहता है। अरब और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की मदद से अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करवाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और इसके बहाने इसराइल को G20 में भी शामिल किया जा सकता है। तुर्की के बाहर रहने से इस क्षेत्र में सऊदी अरब को भी रणनीतिक रूप से बढ़त मिलेगी और तुर्की की ट्रांस शिपिंग जोन की जो छवि है उसे भी कम किया जा सकेगा। अहम बात यह है कि तुर्की की मदद के बिना भी सामान को इसराइल से ग्रीस भेजा जा सकता है, क्योंकि वह इन दोनों देशों के बीच में नहीं आता। गणित के हिसाब से भी देखें तो सीधा रास्ता सबसे अच्छा रहता है और इसमें कम समय लगता है। अगर तुर्की को देखें तो वह थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर है, जो थोड़ा फिट नहीं बैठता है। न सिर्फ स्ट्रैटेजिक नजरिए से, बल्कि तुर्की को साथ नहीं लाने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। इसराइल से तुर्की और फिर वहां से ग्रीस पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट साइप्रस है, क्योंकि तुर्की और उसमें लंबे समय से विवाद है। इसी के चलते इसराइल और तुर्की आपस में पाइपलाइन नहीं बिछा पा रहे हैं। तुर्की का तनाव न सिर्फ साइप्रस के साथ बल्कि ग्रीस के साथ भी है। कई बार ग्रीस और तुर्की के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में कई बार दोनों देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे और समुद्री सीमा को लेकर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। जानकारों का मानना है कि तुर्की के आसपास के देशों के साथ बढ़ते तनाव के चलते ही उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया है,
ताकि भविष्य में इन मुश्किलों से बचा जा सके। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में चीन की बेल्ट एंड रोड BRI परियोजना मुश्किलें पैदा कर सकती है। चीन की BRI परियोजना दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई है, जिसमें सब सहारा अफ्रीका इलाके के 38 यूरोप और मध्य एशिया से 34 देश, पूर्वी एशिया और पैसिफिक से 25 देश, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से 17 देश, लातिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से 18 देश और दक्षिण पूर्व एशिया के 6 देश शामिल हैं। प्रस्तावित कॉरिडोर के बीच जो सऊदी अरब और UAE आता है, वहां चीन पहले से रेलवे लाइन बिछा रहा है। ऐसे में नए कॉरिडोर के लिए फिर से रेलवे लाइन और सड़कें तैयार करना बहुत मुश्किल भरा है और यह एक तरह से काम का डुप्लीकेशन होगा। चीन को अपने साथ लेकर इस प्रोजेक्ट को बनाना आसान होता, लेकिन अमेरिका के चलते ऐसा नहीं किया गया। सऊदी अरब और भारत भी वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देशों के हित चीन से ज्यादा अमेरिका से मिलते हैं। BRI पूरा चीन का है। बहुत सारे देश चीन के कर्ज में फंसे हुए हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। वहीं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में कई देशों का पैसा लगेगा और ज्यादा लोकतांत्रिक होगा। दावा किया जा रहा है कि नए कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी और ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। कॉरिडोर में सामान को यूरोप तक पहुंचाने के लिए कई बार लोडिंग और अनलोडिंग करनी होगी और इसमें यातायात के कई साधन शामिल हैं। मुंबई पोर्ट से पहले सामान जहाज पर चढ़ेगा, फिर दुबई में जहाज से उतरकर ट्रक या ट्रेन पर चढ़ेगा, फिर वापस इसराइल पहुंचकर जहाज पर चढ़ेगा, तब जाकर वह यूरोप पहुंचेगा। ऐसे में 10 रुपए का सामान मुंबई से यूरोप पहुंचने तक में 10 गुना तक बढ़ जाएगा। अभी के समय में सामान एक बार ईरान के चाबहार या बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचने के बाद सीधा जमीन के रास्ते से यूरोप पहुंच जाता है। उसे बार बार लोड अनलोड नहीं करना पड़ता। इस कॉरिडोर से कितना आर्थिक फायदा होगा, उसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। इस नए कॉरिडोर से भारत का ग्लोबल साउथ में दबदबा जरूर बढ़ेगा। ऐसी ही न्यूज अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।